पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह को नजरबंद किए जाने के बाद पैंथर्स पार्टी के कारकुनान ने उनके घर के बाहर मुजाहरा किया। इस दौरान पार्टी के वर्कर्स ने नारेबाजी भी की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर कांग्रेस में कशमकश के हालात बने हुए हैं। पार्टी के कई लीडर सरकार के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं तो कुछ खुलकर हिमायत भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर से धारा 370 को हटाने का भले ही कांग्रेस पार्टी मुखालफत कर रही हो, लेकिन पार्टी के कुछ लीडर मोदी सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस के अंदर कश्मीर पर सरकार के फैसले को लेकर कंफ्यूजन के हालात हैं। पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया कि कश्मीर की तरक्की के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और हिंदुस्तान में उनकी ने भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और हिंदुस्तान में उनकी पूरी तरह से मर्जर की हिमायत करते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर मिलिंद देवड़ा ने भी सरकार के फैसले की हिमायत की थी। लेफ्ट ने भी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मुखालफत की है। लेफ्ट के लीडर बिमन बोस ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, पीओके और अक्साई चीन भी हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। आपको ये बात तो अच्छा मालूम है कि जब भारत में हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें जो पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में जो जम्मू कश्मीर थी वो सब हमारा है। भले ही वो आज दूसरे देशों के आक्रमण में क्यों न हो, बट वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। जब अनुकूल वक्त आएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो पूरा कश्मीर भारत का फिर वापस आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में चौथे दिन भी दफा 144 नाफिज है। हालांकि लोगों को परेशानी पेश न आए इसलिए यहां पर 144 में ढील दी गई है। 12 अगस्त को बकरीद का त्यौहार है और जिसे देखते हुए ईद के बकरे भी बाजारों में नजर आए। हालांकि लोगों का कहना है कि हालात की वजह से बकरों की कीमत काफी ज्यादा है। तो ऐसे अंदाजे से ही दे रहे हैं। अभी हम तो मुझे बताओ कितने अभी तक बकरे बेच पाए आप? हैं? बकरे बेच पाए आपके? नहीं, 30-35 नाग बेच पाए। कब से? ये कल सुबह से। कुर्बानी के जानवरों का सिलसिला जो है कश्मीर पहुंचने का बहुत पुराना है। खता पीर पंचाल से लेकर गुरेज, करना की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर खाना बदोश और उसके बाद बकरवाल, गुजर तबके से वाबस्ता लोग जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं कुर्बानियों के जानवर लेकर। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट आज के इस दिन पर किस तरह की रेट मुकर्रर करे ताकि कुर्बानी का जो एक हक है मुसलमानों को वो किस तरह से अदा किया जा सके। फारूक वानी के साथ जमल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए बढ़ते आगे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालात के बारे में जानकारी दी। बशीर अहमद खान ने बताया कि वादी के हालात ठीक है और 144 की वजह से लोगों को परेशानी पेश न आए इसका ख्याल रखा गया है। वादी के लोग राब्ते में रहें और अपने रिश्तेदारों से बात कर सके, इसके लिए 400 टेलीफोन सेंटर्स कायम किए गए हैं। Supplies of various commodities in view of the forthcoming Eid festival, because we have to ensure, because the movement, as all of you know, that the movement is restricted. So what we have done, instead of people coming out to the shops and people coming out, we are trying to, will be facilitating and departments will be reaching out to the public wherever possible and to every nook and corner of each district. Mobile delivery vans have been put in place for the distribution of ration, vegetables, mutton, even mutton on hoof. Mandis will be organized at various locations within the district for the sale and purchase, and also then delivery of poultry items, eggs, and even medicines, and even vegetables. From tomorrow, I have directed all the deputy commissioners. I was in South Kashmir today, where I had a detailed meeting with all the deputy commissioners, and the mechanism has been finalized. So from tomorrow, you will see that movement of vehicles carrying various types of commodities to various villages will be moving and distributing the food grains along with other essential items, including the groceries.
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान के हमरा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने अंदिया दिया कहीं ना कहीं कि 18 अगस्त तक फिलहाल जो हालात हैं जो के तो रह सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द डोर टू डोर राशन, फूड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टेलीफोन बूथ भी कायम किए जाएंगे जो कि तकरीबन 100 मीटर के आसपास में खड़े किए जाएंगे, जहां से अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो बाहर बैरून रियासत रह रहे हैं उन तक बात हो सकती है। गालिबन हुजाज किराम की वापसी का सफ़र 18 अगस्त को शुरू होगा। हुजाज किराम के लिए अब की बार सिर्फ एक गाड़ी एयरपोर्ट जाएगी, उसमें स्पेशल पास होगा येलो कलर का, जो वो गाड़ी वहां से हुजाज किराम को वापस लेकर अपने घर पहुंच जाएगी। ये इतला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो कि मुख्तलिफ अजला में हैं उनको दी गई है। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की स्थिति में एक नया मोड़ है कि 18 अगस्त तक फिलहाल कोई भी तब्दीली ग्राउंड में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हालात बने हैं उनमें किसी भी तब्दीली को डिविजनल कमिश्नर के बताया कि हालात पे मुनहसिर है, अगर हालात बेहतर हुए तो वो रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। पब्लिक से उन्होंने भरपूर तरीके से ताउन की अपील करते हुए कहा कि इन हालात में वो पूरा कोऑपरेट करें और जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरत होगी, जिसमें मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें होगी, उन तक घर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए मॉनिटरिंग आज खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर, SHO साहिबान, SP साहिबान जो है आज खुद करेंगे। कुल मिलाकर डिविजनल कमिश्नर की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी तर्जमान रोहित कंसल भी मौजूद थे, जिनके मुताबिक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में लोगों को इसी तरह के माहौल से गुजरना होगा, यानी रेस्ट्रिक्शंस, नो मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट, इसको मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों तक खत्म नहीं किया जा सकता है। मूवमेंट को चलने फिरने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन 18 अगस्त तक जो उन्होंने साफ कहा हुजाज किराम की वापसी का रोड मैप तैयार किया, गालिबन जम्मू कश्मीर के अवाम को 18 अगस्त तक ऐसे माहौल में भी दिन रात गुजारने होंगे। फारूक वानी के साथ अजमल इस्लाम, जी मीडिया, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, श्रीनगर, कश्मीर। हमने जी सलाम पर कई मरतबा आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू में रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों, परेशानियों और उनके साथ हो रही ज्यादती पर रिपोर्ट दिखाई थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज में अब खुशी की लहर है। जम्मू में बसे वाल्मीकि समाज के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आर्टिकल 370 का खत्म होना उनके लिए दूसरे जन्म की तरह है। लोगों का कहना है कि 62 सालों से हम बंधुआ मजदूर थे, अब जाकर हमें आज़ादी मिली है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद समाज के लोगों ने वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुबारकबाद देते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस कलंक को हमारे समाज से दूर किया। और अब हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है जिसको लेकर हम सपने देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे और भी जो हमारे जीवन के जो सपने थे, जो अधूरे थे, जो इस गलत कानून की वजह से हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, अब हम वो पूरा कर पाएंगे। और आगे हम जिस एक चपरासी की नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास PRC नहीं था। अब आगे आके बढ़ेंगे, नौकरियां करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो पहले झाड़ू था, अब उनके लिए नौकरियां हैं। अब हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी सोच है। साल 1957 में लाए गए वाल्मीकि तबके के लोगों के साथ 370 का हवाला देते हुए ज्यादती शुरू हुई। तबके के लोग मैला ढोने का काम करते हैं क्योंकि इन्हें किसी और जगह काम या नौकरी नहीं दी जाती। 6 दहाइयों से इन लोगों को रियासत की शहरियत तक नहीं मिली थी, जबकि उन्हें अच्छी जिंदगी का वादा देकर बुलवाया गया था। चाहे किसी की भी सरकार हो, वादा नहीं निभाया गया। अब इस तबके के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें बराबर हुकूक मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये फैसला जो मोदी साहब ने लिया है उससे हमें अपने भविष्य का, बच्चों का भविष्य आगे नज़र आता है। अब हम उन्हें पढ़ाएंगे तो आगे वो अपनी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बच्चे जो हैं झाड़ू का ही काम करते, हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे जो मेरे से बड़े थे वो तो गुजर ही गए ख्याल। ਅੱਜ मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया कि मोदी सरकार ने ये 370 धारा तोड़ी आ। साढ़े बच्चे पढ़ लिख के अफसर बन गए। साढ़े जैसे साड़ी माता जी ने बोलिया कि साढ़े बजुर्ग भी तुर गए, झाड़ू की नौकरी करते, तो अज असी भी झाड़ू की नौकरी करते। आपके पास कागज नहीं है, आप बाहर से आए अब जे, मगर मैं लाख लाख बधाई देती हूँ मोदी साहब को, अमित शाह को, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आज भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा बने।
तकरीबन 272 की तादाद में जम्मू लाए गए वाल्मीकि समाज के लोगों की आबादी आज बढ़कर हजारों में हो गई है, लेकिन इन्हें आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर की शहरियत नहीं मिली है। पूरे मुल्क में वाल्मीकि तबके और दूसरे दलितों को कई तरह के हुकूक हासिल हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे इस तबके के लोगों के लिए इस तरह के कानून का प्रोविजन नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोगों को उम्मीद है कि इन्हें अब इज्जत व वक़ार की जिंदगी मैसर होगी। इनके पढ़े लिखे बच्चों को रियासत में नौकरी मिल सकेगी और अब ये जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल बाशिंदे बन सकेंगे। जी मीडिया के लिए जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को हटाने दिया और जिसके बाद देहरादून में जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी कुनबों में खुशी की लहर है। 1990 में अपने आबाई घर बार को छोड़कर कश्मीरी पंडित मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। जिन हालात ने उन्होंने कश्मीर को छोड़ा था वो आज भी उनके जहन में नक्श है। मरकजी हुकूमत के इस कदम से उनकी जिंदगी में भी उम्मीद की रोशनी रोशन हो गई है, लौ जगी है। पेश एक रिपोर्ट। देहरादून के जोगीवाला चौक पर गुज़िश्ता 30 बरसों से जिंदगी गुजार रहे अशोक कौल का कुंबा भी 1990 में दहशतगर्दी का शिकार हुआ। अशोक कौल का आबाई गांव अडोरा है, जो पहले पुलवामा जिले में था, मगर अब वो शोपियान जिले में है, जहां उनकी पुश्तैनी ज़मीन तकरीबन 30 बीघे और 3 मकान थे। इस गांव में 2 हिंदू खानदान और 25 मुस्लिम खानदान रहते थे, मगर 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया तो उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त एहतराम और रोज़गार मिले तो वो अब भी कश्मीर में दोबारा आबाद होने के लिए तैयार हैं। अलगाववादी एहसास दिया था हमारी जे.एंड.के स्टेट को, खासकर कश्मीर को। मैं आपको बताऊं, उनको ये लग रहा था कि जब किसी को 370 भारतीय संविधान से किसी चीज़ का कवर नहीं मिला हुआ है तो हमें ही क्यों मिला है। इसका मतलब है हम में कुछ खास बात है। हमारे को 370 मिला है, हमारा अलग संविधान है। भारत में और किसी स्टेट का अलग अपना संविधान नहीं है, एक जे.एंड.के स्टेट का ही अलग संविधान है। और जे.एंड.के स्टेट में ही जो है स्टेट सब्जेक्ट वाला मामला है, जहां बाहर का आदमी कोई आके रह नहीं सकता है। तो ये एक एहसास था उनके यहाँ कि हमारे अंदर कुछ खास है, जिसकी वजह से हमें ये रियायतें मिली हुई है। राजनीति जो लोग करना चाहते हैं वो उस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अदरवाइज़ उस समय जब मैं गई थी, मैं अपने ससुराल भी गई, पूरा कश्मीर हमने घूमा, बहुत अच्छे से घूमा, ऐसी कोई वो नहीं था उस दौरान। कश्मीरी पंडित डॉक्टर विजय बकाया के कुंबे की कहानी तो रोंगटे खड़े करने वाली है। 64 बरस के डॉक्टर विजय बकाया उस वक्त श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहे थे। 19 जनवरी की रात को याद करके वो अब भी लरज़ उठते हैं। वो बताते हैं कि श्रीनगर के छानपुरा कॉलोनी में रहते थे और मस्जिद में लाउड स्पीकर से कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ें आ रही थी। जो हिंदू कुंबे थे वो काफ़ी खौफजदा थे। 19 जनवरी 1990 की सुबह 6 बजे अपने 4 महीने के बच्चे, बीवी और वालिदैन के साथ श्रीनगर से निकले। उनके वालिद डिप्टी कमिश्नर थे, जो बाद में अनंतनाग के डीएम भी बने। उनके आबाई घर को भी दहशतगर्दों ने तहस नहस कर दिया। हम जब निकले तब 35 साल के थे। मुझे 35 साल की उम्र पे आपको समाज से कुछ लेना नहीं होता है, आपको समाज को देना होता है। ठीक है, जैसे एज ए प्रोफेशनल आई एम ए डॉक्टर, मुझे काम करना है, मुझे लोगों को देखना है। तो उनको नहीं थी किस्मत मेरी देखने की, मैं यहाँ आ गया। यहाँ लोगों की किस्मत, मेरी किस्मत है, किस्मत खींच के ले आई। ज़मीनें तो नहीं, हम देखने तो बिल्कुल नहीं गए, हम उसके बाद तो कभी गए नहीं। एक बार गए हम एज ए टूरिस्ट, 4 दिन रहे हम, बल्कि होटल में रहे हम। बट समाओ हमें अच्छा, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। 4-5वें दिन हम वापस आ गए। उसके छोड़कर आए अपने आप बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, और क्या। बाकी सामान उतने सारा वही छोड़ा, आके कोई नहीं उठाया, अपने इज्जत के लिए, अपने जान बचाने के लिए। 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों के इस्तेहसाल को बर्दाश्त किया, जो आज भी अपने घर और ख़ानदान को छोड़कर मुल्क के अलग शहरों में बेवतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 और 35A को हटाया तो आज उनके जख्मों में जैसे मरहम लग गया। जी मीडिया के लिए देहरादून से संदीप गोसाई की रिपोर्ट।
और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं वादी में हालात पर। एनएसए अजीत डोभाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जहां पर श्रीनगर में डीजीपी और दीगर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग है और सीआरपीएफ के डीजी के साथ डोभाल ने कैंप का भी दौरा किया है। वादी पर हालात के मद्देनजर एनएसए अजीत डोभाल की हाई लेवल मीटिंग और श्रीनगर में डीजीपी और दीगर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग की गई है। सीआरपीएफ के डीजी के साथ डोभाल ने सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वादी में हालात पर एनएसए अजीत डोभाल की हाई लेवल मीटिंग हुई है। श्रीनगर में डीजीपी और दीगर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग हुई है और इसके साथ ही सीआरपीएफ के डीजी के साथ अजीत डोभाल ने सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया है। तो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर वो लोगों के साथ खाना खाते हुए नजर आए थे, आम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए थे, उनके नजरियात जानने की कोशिश की जा रही थी। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वादी में हालात पर एनएसए अजीत डोभाल की ये हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें श्रीनगर के डीजीपी और दीगर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद रहे। सीआरपीएफ के डीजी के साथ अजीत डोभाल ने सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी किया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं कि वादी में हालात के मद्देनजर एनएसए अजीत डोभाल की यह हाई लेवल मीटिंग हुई है और श्रीनगर में डीजीपी और साथ ही दीगर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग हुई है। इस दौरान सीआरपीएफ के डीजी के साथ उन्होंने सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी किया है। आर्टिकल 370 के बाद दफा 144 नाफिज है और इसीलिए धीरे धीरे करके जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। सीआरपीएफ के डीजी के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी किया। इस दौरान मीटिंग में आला अफसरान भी मौजूद रहे। वादी के हालात पर एनएसए अजीत डोभाल ने हाई लेवल मीटिंग की है। श्रीनगर में डीजीपी और दीगर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये मीटिंग हुई है। सीआरपीएफ के डीजी के साथ ही अजीत डोभाल ने सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। तो आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर के हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी दफ़ा 144 नाफिज है और कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी है। इसके अलावा अगर बात करने की बात कही जाए तो जो लोग अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए कॉल सेंटर्स खोले गए हैं, एक तरीके से टेलीफोन बूथ्स लगाए गए हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों से बात कर सके। तो फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वादी में हालात पर एनएसए अजीत डोभाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में श्रीनगर के डीजीपी और साथ ही दीगर पुलिस अफसर्स मौजूद रहे। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी के साथ उन्होंने सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी किया। सांबा में सभी तालीमी इदारे खुलेंगे। इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं कि सांबा में सभी तालीमी इदारे खुलेंगे। आपको बता दें कि कठुआ में कई जगहों पर कल तालीमी इदारे खुलने की बात कही जा रही है। सांबा में कल से खुलेंगे तालीमी इदारे। इस वक्त की ये अहम खबर मिल रही है। हालात लौट रहे हैं पटरी पर।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।